नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें कन्फर्मली इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पॉइंट जो मैं लिए हैं, जो क्वेश्चन लिए हैं, वो विभिन्न किताबों जो कि इंपॉर्टेंट्स बुक हैं, साथ ही पिछले सालों के जो कुछ पेपर हैं उन सब से मिलाकर के मिश्रित रूप से मैंने लिए हैं। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, जस्ट कल का जो टॉपिक है वो आपके पास पहुंच पाएगा। और लगातार जो है वो प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। चलते हैं पॉइंट की तरफ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग हैं? प्रकाश तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंग हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवण की जो घटना है, ठीक है, ध्रुवीकरण जिसे बोलेंगे हम, क्या? ध्रुवीकरण, ये हमें ये तय करती है कि प्रकाश की तरंगें जो हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने कहा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। अगला प्रश्न अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि, किस किस के अंदर? प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती। ठीक है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकाश में और ध्वनि के अंदर घटित नहीं होती हैं? तो विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। तो उत्तर आएगा इसका परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अवरोध की और यानी किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अगर किनारे से जो है प्रकाश मुड़ गया तो वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। ध्यान रखना, परावर्तन और विवर्तन दोनों का अंतर अच्छे से ध्यान रखिएगा। परावर्तन में तो क्या होता है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में जो चीज़ घटित होती है वो तो क्या होती है? परावर्तन। और कोई अवरोध से टकरा करके फिर कोई चीज़ मुड़ गई तो मुड़ना क्या होता है? विवर्तन होता है। ठीक है, मुड़ जाना, विवर्तन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो कौन सा सिद्धांत है जो तरंग प्रकृति की पुष्टि कर रहा है? तो ये कर रहा है व्यतिकरण का जो सिद्धांत है, ये तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के अंदर, ध्यान से देखना इस चीज़ को, प्रकाश का जो विकिरण था ना, उसकी प्रकृति, चाहे वो तरंग हो और चाहे वो कण हो, दोनों में प्रकाश के विकिरण की जो प्रकृति, नेचर, किसका नेचर? विकिरण का नेचर, वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके और वापस लौटने की जो घटना होती है, तो ये क्या कहलाती है? वापस लौट रहा है यहाँ पर, तो वापस लौटना क्या होता है? परावर्तन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था विवर्तन। विवर्तन में क्या था? मुड़ जाना, टकरा करके मुड़ जाना, वो विवर्तन था। और परावर्तन, वापस लौटना, क्या कहलाता है? परावर्तन। इन दोनों में आप अच्छा सा अंतर रखना, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना आपको। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कैसी हैं? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा देता है। सूर्य से इतनी ऊर्जा अगर मिल गई है हमारे को, तो उसका द्रव्यमान कम होगा, तो वो किस दर से कम होगा? ठीक है, तो वो होगा 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड से की दर जो है उससे कम होने वाला है वो। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का जो वेग है ना, वो सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने जो है वो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग किसके अंदर सर्वाधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। अगला प्रश्न आता है, माध्यम में अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं, अगर मान लीजिए जिस माध्यम से हम प्रकाश को भेज रहे हैं उस माध्यम का तापमान हमने बढ़ा दिया,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि कंफ्यूज करते हैं ऐसे प्रश्न, तो इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि माध्यम का अगर हमने तापमान बढ़ा दिया, तापमान क्या किया अपन ने, बढ़ाया है, तो फिर ऐसे में प्रकाश की गति का क्या होने वाला है, तो गति जो है प्रकाश की, ठीक है, वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। प्रकाश तापमान की वृद्धि से उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है जल, कांच, हीरे के प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है, तो जल, कांच और हीरा। तो ये तीनों ही क्रम जो हैं वो सही हैं। इनके अंदर प्रकाश की चाल जो है बराबर सबसे ज़्यादा जल में, फिर कांच, फिर हीरा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जल के अंदर होगी, फिर कांच में और फिर हीरे में होगी। अगला प्रश्न आता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने का समय कितना है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने का समय तो है देखो 1 सेकेंड, और सूर्य से प्रकाश जो आता है ना उसका समय है 8 मिनट। ये दोनों प्रश्न आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चंद्रमा से तो 1 सेकंड में आता है, सूर्य से 8 मिनट में आता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम 8 मिनट देखते ही जो है वो उत्तर देते हैं, ये नहीं देखते कि चंद्रमा या सूर्य में क्या चीज़ अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं भी कि प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश जब चलता है तो उसका वेग जो है वो कितना होता है। तो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये चलता है इसका प्रकाश का वेग, और ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है वो हमें सूर्य का किरीटी यानी कोरोना जो है वो दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। कितना होता है, 460 सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने सेकंड का होता है, 400 सेकंड का। और जो भाग हमें दिखता है सूर्य ग्रहण वो क्या कहलाता है, किरीटी। सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आता है। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चंद्रमा बीच में आ गया तो हमारे को सूर्य नहीं दिखेगा। सीधे से माइंड में रखना इस बात को कि सूर्य नहीं दिख रहा मतलब कौन आ गया बीच में, चंद्रमा आ गया। बस एक सीधे से ट्रिक है इसकी। आगे चलते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण, चंद्रमा जब उगेगा तभी ग्रहण होगा। अगर चंद्रमा होगा ही नहीं तो क्या ग्रहण होगा। इसलिए कई बार जो है कन्फ्यूजन अमावस्या और पूर्णिमा में होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अमावस्या के दिन जब चंद्रमा आएगा ही नहीं तो उसके ऊपर कोई ग्रहण नहीं लगेगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए ये चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा कब होगा, पूर्णिमा को ही होगा। कब होगा, पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। कटा हुआ जो हीरा है उसका क्या रीजन है कि वो जगमगाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ जो एक सिक्का है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमें, क्या कारण है उसका ऊपर उठे होने का। तो इसका भी क्या, इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर उठना, अप यानी ऊपर। तो ऊपर उठी हुई जो चीज़ को एक भी दिखे आपको, जैसे मैं बताऊं कि आप जैसे पानी के अंदर मछली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई छड़ दिखाई दे रही है, उठी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब अपवर्तन होगा। ये आप कन्फर्मली याद रखना। अगला देखते हैं अपन, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है और छोटा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। तो ये भी वही कंडीशन बन गई, इसलिए इसमें भी क्या आएगा उत्तर, अपवर्तन। क्योंकि उठा हुआ है तभी तो मुड़ा हुआ दिख रहा है वो, तो अप यानी ऊपर, ठीक है। ये अच्छे से याद रखा, ये प्रश्न आपके बहुत आता है एग्जाम में, इसको क्लियर रखिएगा आप। अगला है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, परावर्तन और विवर्तन की घटना के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इन दोनों घटनाओं के आधार पर हम जो हैं वो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में जो दिखाई देती है और इंद्रधनुष के समान जो रंग दिखाई देता है उसकी व्याख्या हम परावर्तन विवर्तन परिघटना के आधार पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आईएएस में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली, वही बताया था मैंने आपको, अगर कोई चीज़ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी तो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। इसलिए प्रकाश के किसके कारण से, अपवर्तन के कारण से। जल के अंदर पड़ी हुई मछली
किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर यानी अप और अप यानी अपवर्तन। अगला प्रश्न आता है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तो उठ गई, भी तो उठ गई मतलब क्या हो गया, इसका भी उत्तर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये भी मुड़ी हुई थी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो उठी हुई दिखाई देती है, इसलिए मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसका भी रीजन क्या हो गया, अपवर्तन ही हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आएगा, पक्का आएगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, बस किसी भी तरीके से पूछ लेगा आपको। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कैसे जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो वह क्या होता है, तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। ध्यान रखना, विरल से सघन और सघन से विरल, ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें दोनों में आप कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है, इसको अच्छे से याद रखना है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है ना, विरल से सघन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, ठीक है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब प्रकाश की स्थिति क्या होती है, तब प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा होता है, तभी वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब विरल यानी कम, और कम जो जाते ही क्या हो जाता है, वहाँ पर एकदम से बिखर करके जो है आदमी बिखर के रह जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष का कारण क्या है, यह है प्रकीर्णन और अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, प्रकीर्णन और अपवर्तन, ये दोनों रीजन है, और उसके कारण से इंद्रधनुष है वो हमें दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, प्रकीर्णन अपवर्तन से बनता है। मृग मरीचिका की जो घटना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, ठीक है, ये किस कारण से होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। और हीरे में भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर आधारित होती है, तो ये भी किस पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिघटना है उस पर ही आधारित होती है। कौन सी चीज़, एंडोस्कोपी, याद रखना है इसको, एंडोस्कोपी जो पेट में होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस करती है। तरल से भरी हुई बीकर का तल किसी कारण से ऊपर हुआ, ऊपर उठा है तो मतलब क्या है, अपवर्तन है। बिना देखे ही आपको इसका उत्तर सीधा क्या करना है, अपवर्तन। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश की स्थिति कैसी हो, यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, कहाँ जाए, कांच से वायु के अंदर अगर प्रकाश जाता है तो ऐसे में सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। कांच से वायु में जाना चाहिए लेकिन, ठीक है। अगला है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है हमें। जो चटका हुआ है, थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, वो उसके अंदर जो बीच का जहाँ टूटा हुआ है वहाँ से चमकता है वो, तो वो क्या रीज़न है, उसका रीज़न क्या बनता है, तो उसका रीज़न पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बनता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश वो वायुमंडल में वर्षा बूंदों के गिरने से, तो क्या होता है इसका अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, तो क्या क्या हुआ, अपवर्तन हुआ और पूर्ण आंतरिक क्या हुआ यहाँ पर, परावर्तन। इन दोनों कंडीशन के कारण से क्या हुआ, इंद्रधनुष बन गया। क्लियर है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार रखना है। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बता भी दिया आपको। अगला है इंद्रधनुष में रंग, ये तो सबको आता होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं, 7। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये प्रश्न शायद अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन चलते हैं 44वें क्वेश्चन पर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। कौन सी घटना के अनुप्रयोग के द्वारा, ठीक है, किस घटना के अनुप्रयोग के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का
ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, प्रकाश ऊर्जा जो ना उसका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर संचरण हो जाता है, तो वो रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको देखनी, देखो माइंड में एक बात फिक्स रहनी चाहिए, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक अपवर्तन, ये दो को लेकर के प्रश्न ज़्यादा ही बनते हैं, ठीक है ना। अपवर्तन में तो सीधा प्रश्न ही पूछता है कि उठी हुई चीज़ कहाँ से क्यों दिखती है, बस इसका सीधा उत्तर आपको क्या करना है, अपवर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इन दो को अच्छे से तैयार करके जाना आप। अगला प्रश्न आता है, संबंधित माध्यम युग्म के कांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर। अब ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, सघन से विरल और विरल से सघन, एक ये प्रश्न, इसको एकदम क्लियर करके जाओगे आप, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि सघन माध्यम, ये क्या करा है कि संबंधित माध्यम युग्म के कांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश किरण क्या करती है, तो वो क्या करती है, तो उस स्थिति में प्रकाश किरण की स्थिति क्या बनेगी, समग्र आंतरिक परावर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक, समग्र को मैं पूर्ण बोल सकता हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बात वही आती है। तो इस प्रश्न को अच्छे से, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप अच्छे से क्लियर करके ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें उसमें क्या होता है, दीर्घ दृष्टि के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो है वो आपका 2 और 3 सही है। कोई व्यक्ति, एक तो ये सही है कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, किसके कारण से नहीं देख सकता, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, और दीर्घ दृष्टि के कारण से वो क्या नहीं कर पाता, कोई वस्तु जो निकट वस्तु है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता। अब इसमें ये मत करना दीर्घ का मतलब वही दूर की चीज़ हो गई है, थोड़ा दिमाग लगा के देना उत्तर इसको, कि दीर्घ दृष्टि में नज़दीक की चीज़ स्पष्ट नहीं दिखती, दूर दृष्टि से बोलते हैं, उसमें नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती, और आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत होती है, मतलब उत्तर अपना आ गया ये प्रश्न एनडीए 2012 में आया था, बढ़िया प्रश्न है, इसका आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट जो अपना प्रश्न बनता है इसमें वो आता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है, ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब यौगिक सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज़ क्या है, तो इसमें ऐसा है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, कितने सेट होते हैं, 2, एक नेत्राकार लेंस और एक होता है नेत्रक लेंस, तो 2 है ना, और 2 का मतलब योग हो गया, योग हो गया मतलब यौगिक हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ें जुड़ गई वहाँ यौगिक हो गया, और 2 जुड़ गई मतलब 2 सेट होने चाहिए। अब देख लो इस ऑप्शन में 2 सेट वाला एक ही है, यही है, और ये प्रश्न 2 एसएससी में आया था, बढ़िया प्रश्न था। किसके कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्या रीज़न है कि आकाश नीला दिखाई देता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान रखना, यह प्रकीर्णन, ठीक है ना। आकाश नीला किससे दिखाई देता है, प्रकीर्णन से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी किस स्थिति क्या होती है, एक माध्यम दूसरे माध्यम, तो आवृत्ति समान बनी रहती है, क्या बनी रहती है, आवृत्ति जो इसकी वो क्या बनी रहती है, समान बन जाती है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं रहता, माध्यम के कारण से आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न जो अपना आता है वह आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, क्या रीजन है कि आकाश नीला दिखाई देता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, भूल गए तो उसको कन्फर्म कर लेना वापस। प्रकीर्णन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्रकीर्णन जो है इसके कारण ही क्या है, आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, प्रकाश क्यों फैल जाता है वातावरण में, क्या रीज़न है कि वो विसरण हो जाता है, जो धूल के कण हैं, क्या धूल के कण, उनके कारण से प्रकाश का विसरण हो जाता है। अगला है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, ठीक है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, किस रीजन से दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा ये बताना अपने को, तो यहाँ काला दिखाई देगा। तो चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देने वाला है। अगर कोई चंद्रमा पे चला जाए फिर आकाश को देखेगा तो कैसा दिखेगा, काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित हो जाए
ठीक है। और उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी सतह पर किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो वो कैसा दिखाई दे, वो किस लेंस की तरह वो बुलबुला दिखने लग जाएगा हमारे को। तो वो जो बुलबुला है वो हमें अपसारी लेंस की तरह दिखाई देगा। ये लेंसों के अंदर भी दोस्तों 1% पक्का पूछेगा आपको, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा तो क्या, ये तो अपन भी नहीं जानते, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ और इनके बारे मेरे को पक्का है कि इस लेसन में से तो प्रश्न नहीं जाने वाला, ये तो पक्का है। आगे चलते हैं भी इसमें कि यातायात जो है, यातायात सिग्नलों के में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या रीज़न है कि लाल ही काम में लेते हैं, तो इसका लाल रंग जो होता है ना वो कम परिक्षेपित होता है, मतलब फालतू खराब नहीं होता, ये काम की चीज़ ही आती है, मतलब सीधा जाएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। तो ये परिक्षेपित कम होता है, कौन, लाल। तो लाल रंग कम, सबसे कम परिक्षेपित होता है, खराब कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्या रीज़न है, नीला क्यों दिखाई देता है, तो परावर्तन, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। पहले तो ऊपर से आकाश में से तो जो है उसका तो क्या हुआ, उसके ऊपर परावर्तन हो गया, और फिर जल के कण क्या कर देते हैं, उसका प्रकीर्णन, फैला देते हैं उसको। इसलिए जैसा आकाश का रंग वैसा ही पानी का रंग हो जाता है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन जो है उसके कारण से ऐसा दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, सूर्योदय और सूर्यास्त में, ठीक है, किस कारण से लालिमा छा जाती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही छा जाती है। आगे है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, कौन सा रंग जो है वो ज़्यादा विक्षेपित होता है, तो बैंगनी रंग जो है, कौन सा रंग, बैंगनी रंग, ये ज़्यादा विक्षेपित अधिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना कि तारे प्रकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाए, भाई पानी की हमने बात की कि पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था, तब तो क्या बता रहे थे अपन, अपवर्तन दिखाई दे रहा था अपने को। अब ये कह रहा है कि चंद्रमा के जो तारे हैं, ठीक है, वो आकाश में वास्तविकता से अधिक ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर उठे हुए तो बिल्कुल बिना देखे क्या होता है अपने को, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन है वो, ठीक है, इस बात को आप क्लियरली याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला जो है वो बालू धुतीहीन, मतलब इतना चमकीला नहीं दिखाई देता, उसमें कोई चमक नहीं होती। तो वो क्या रीज़न है, तो इसका कारण है परावर्तन। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है परावर्तन होता है, मतलब ये जो परावर्तन है उसके कारण से चमकीली दिखाई देती है, सूखी हुई और वो नहीं दिख रही। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है, तो पेरिस्कोप के लिए कौन सी चीज़ प्रयुक्त होती है, समतल दर्पण काम में आता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना, तो चमकदार, वही बात है कि चमकदार वाली बात आ गई यहाँ पर फिर, तो परावर्तन और व्यतिकरण, और ध्यान रखना इसमें बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ये दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। किसमें, साबुन का जो झाग चमकता है ना उसमें परावर्तन और व्यतिकरण दोनों आएंगे। अगला है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीछे से आ रही वस्तु है उसको देखने के लिए किसका काम में लिया जाता है, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं उत्तल दर्पण को काम में लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में से प्रश्न आपको पक्का पूछेगा। तो जो पीछे की वस्तु देखनी होती है ना अपने को, तो उसके लिए हम उत्तल दर्पण ही काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, कौन सी चीज़ वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, सूर्य का कैसा दिखाई देना, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, इसका किसका रीजन है, अपवर्तन का परिणाम है, ठीक है ना, लाल दिखाई देना अपवर्तन का परिणाम है, क्योंकि सूर्य तो जा चुका होता है, उसके बाद में भी हमें दिख रहा होता है वो, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो अपवर्तन के कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आता है, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयुक्त जो दर्पण है ना, वो दर्पण कैसा होता है, वो उत्तल होता है या अवतल होता है, क्या होता है उसके रीजन,
तो ये होता है अवतल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हुए। एक तो कार में पीछे की तरफ देखने के लिए तो अपन ने क्या बताया था, उत्तल, और यहाँ क्या हो गया, अवतल। ठीक है, दंत चिकित्सक अवतल काम मिलेगा। वाहनों के अग्रदीप, अब हेडलाइट में कौन सा काम आएगा, ठीक है, तो ये आएगा परावलयिक दर्पण काम आता है इसमें। कौन सा काम आता है, परावलयिक। तो 3 प्रकार के दर्पण अभी भी हम देखिए, पीछे का, कार में पीछे की चीज़ देखनी है, उत्तल। दंत चिकित्सक ने सामने की देखनी है, वहाँ अवतल। और हेडलाइट पे लगाया अपन ने परावलयिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लेते हैं अवतल। सामने वाली साधारण चीज़ देखनी है, अवतल काम में लेंगे। पीछे की चीज़ देखनी है, उत्तल काम में लेंगे। इसमें कौन सा सही है, अगला जो दिया है इसमें, ये जो सूत्र दे रखा है, इसमें सही कौन सा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही है वो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है। कोई भी प्रतिबिंब आंख में जगह कौन सी है जहाँ पे मतलब ये बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर। ये तो शायद सबको आता होगा। ठीक है, रेटिना के ऊपर बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ध्यान रखना, रेटिना में कैसे बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है ना, ये तीनों याद रखने हैं आपको। अगला है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई तो वो होती है व्यक्ति की ऊंचाई से आधी। ठीक है ना, व्यक्ति की ऊंचाई से क्या कर दोगे आप, उसको आधी कर देना। ठीक है, समतल दर्पण की बोल रहा है ये भी ध्यान रखना। किस दर्पण की बात कर रहा है, समतल दर्पण पे व्यक्ति की ऊंचाई कैसे आती है, आधी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच में रख दें अपन। 2 दर्पण रख दिए, वो भी दोनों क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब जान रहे हो ना आप, जिसके ऊपर बस सुबह जा करके नहाने के बाद अपन कंघा करते हैं ना, वो दर्पण समतल दर्पण में आता है। तो उसकी स्थिति के अंदर हम देखें, अगर 2 के बीच में अगर हमने कोई चीज़ रख दी तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, सॉरी, तो संख्या कितनी होगी, अनंत। कितने ही बन सकते हैं उसके अंदर। दो समतल दर्पणों के 90 डिग्री का कोण पर रख दिया अपन ने। 2 समतल दर्पण का रखा, 90 डिग्री कोण पर रखा गया, और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण के में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दर्पण में मोमबत्ती के प्रतिबिंब बताने अपने को। ये भी क्या है, समतल दर्पण। और अब कितनी डिग्री पे रखा है अपने, 90 डिग्री पे। बीच में रखने पर तो कितने बन रहे थे, अनंत। 90 डिग्री पर रखने पर कितने बनेंगे, 90 डिग्री पर रखेंगे बनेंगे 3। ध्यान रखना इस बात का, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना। फिर बात अगला क्या करा है कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कोण बनाना है, तो अभी ऊपर क्या पढ़ा अपन ने, कितने डिग्री था, 90 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों के बीच में रखेंगे तो अनंत पर, और 90 डिग्री पर रखेंगे तो 3, और 60 डिग्री पर रखेंगे तो 60 डिग्री पर रख दिया तो कितने बनेंगे, 5। कितने बनेंगे, 5। फिर अगला आता है कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके हुए 2 दर्पणों के बीच कुल कितनी छवि बनेंगी। अब 120 डिग्री पर झुका दिए एक दूसरे को, ठीक है, तो ऐसे में कितने बनेगा, इतने मतलब कितनी छवि बनेंगी, तो वहाँ पर बनेगी 2। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना आपको। 90 डिग्री पर 3, 60 डिग्री पर 5, 120 पर 2, अनंत हो गया बीच में। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, सूर्य किस प्रकार का रंग उत्सर्जित करता है। ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो इसके अंतर्गत आएगा सफ़ेद। ठीक है, वो तो सफ़ेद ही होता है। उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होगा, सफ़ेद। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है तरंग धैर्य से निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है, कौन सी काम करती है, बुलबुला किस प्रकार, उत्तल दर्पण के रूप में या अवतल के रूप में, किस रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना उत्तर आएगा कि वो अवतल लेंस के रूप में, दर्पण नहीं, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के रूप में काम करता है, दर्पण मत कर देना इसके अंदर। ठीक है ना, अवतल लेंस के रूप में, जब पानी के में हवा का बुलबुला होता है ना, तो वो अवतल लेंस के रूप में काम करता है। अगला 79 नंबर का प्रश्न है, ये लेंस की क्षमता -2.0D, ठीक है,
तो 0.0 जो है जहाँ डी के लिए डी जो है वो किसके लिए काम में लिया गया, तो डी का मतलब क्या है, ये कहना ये चाहता है कि डी का मतलब क्या होता है। तो डी का मतलब यहाँ लेंस वाली जो गतिविधि है ना, इसमें डी का मतलब डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर किसकी इकाई है, अब बताइए। अब आप बता सकते हैं लेंस की इकाई हुई नहीं हुई, क्योंकि हमने लेंस के अंदर ही तय किया ये चीज़। तो लेंस की जो क्षमता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, फोकस दूरी नहीं, लेंस की क्षमता, कितनी जितनी क्षमता होगी उतना उसका क्या है, डायोप्टर माना जाएगा। अब अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो देखिए ये होती है 0 डायोप्टर, उसके अंदर कोई डायोप्टर की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती है। ठीक है, किस चश्मे के अंदर? धूप वाले में। ठीक है, तो 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है एक लेंस का फोकस 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितनी मानेंगे अपन? +4D मानेंगे। अगला प्रश्न आता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता जो होगी वो होगी +5 डायोप्टर। फिर आता है यदि किसी ऐनक में लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी बनेगी? तो फोकस दूरी बनेगी इसकी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी बनेगी। तो इन प्रश्नों को भी आपको थोड़ा सा देखना है। आगे चलते हैं अपन। एक उत्तल लेंस को जब पानी के अंदर डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ेगी घटेगी, क्या होने वाला है उसके साथ? ठीक है, तो वो घट जाएगी, निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाएगी। अगला प्रश्न आता है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की विकिरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों में जाती है, तो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भी भिन्न भिन्न हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना हुआ होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना हुआ होता है। उसमें अकेला रंग सफ़ेद नहीं होता है, 7 रंग होते हैं उसमें। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है कौन सा? बैंगनी। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रकाश का निम्न से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर के सबसे कम अपसरित होता है? तो लाल रंग। प्राथमिक रंग है प्रकृति में पाए जाने वाले रंग जो हैं वो यहाँ इंद्रधनुष के रंग कौन से मतलब हैं? तो इसमें आएगा वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वो प्राथमिक ही हैं। ठीक है ना, सारे ही, जो कि हम और किसी से नहीं बल्कि डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हैं। अगला है 3 मूल रंग हैं। मूल रंग कितने होते हैं? 3। अब वो तीनों के नाम बताइए। नीला, लाल और हरा, ये 3 क्या होते हैं? मूल रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसके अपने रंगों से अलग होने की क्रिया को हम क्या करेंगे? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ठीक है ना, सफ़ेद रंग अपने रंगों से अलग होगा तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग होता है? तो प्राथमिक रंग कौन सा है? पीला। पीला प्राथमिक रंग है। ठीक है, क्योंकि भाई जिसको मिक्स में यहाँ क्या करा था, प्रश्न क्या था, प्राथमिक रंग क्या था? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते, वो क्या है? प्राथमिक। तो ये पीला रंग जो है ना, वो अन्य रंगों से उत्पन्न नहीं होता है। 95वां प्रश्न देखते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, और इसीलिए भी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जो सिग्नल आदि में इसका काम में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक हो जाता है? तो इसका उत्तर आएगा लाल और हरा रंग जो है वो सर्वाधिक सुविधाजनक रहता है। सम्मिश्रण, इन दोनों का जो मिश्रण है, कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है? लाल और हरा। अगला प्रश्न है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित होता है। अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण से होता है जिसे वह परावर्तित करता, जिसको वो परावर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो प्रश्न है अपना 98वां क्वेश्चन है, और वो है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। अगला आता है कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियों में अतिरिक्त पीली बत्ती होती है, ऐसा इसलिए क्या आता है? क्यों क्या आता है ऐसा? क्या रीज़न है? तो वो इसलिए क्या आता है कि पीले प्रकाश जो है वो कोहरे को भेदता है।
जिसे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाले दिनों के अंदर ये पीली बत्ती काम में आती है। अगला और लास्ट आखिरी प्रश्न है अपना कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका कहलाता है? रंगों को अलग करने वाला जो तरीका है वो क्या कहलाता है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, उसका तरीका यही है कि हम प्रिज्म से उसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी। लगातार देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करके ज़्यादा दोस्तों को लाभ पहुंचाएं। और साथ ही जो है आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट में लिखिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।